ये कहानी एक लड़के के भूत की है जो एक होटल के खास कमरे में रहता था। जो भी उस कमरे में आता वो लड़की का भूत उसे मार डालता। ऐसा लगता था कि वो किसी बड़े धोखे का बदला ले रही है, पर असल सच कुछ और ही था। सच क्या था ये समझने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पुराने और मशहूर होटल से जिसका नाम था एम्बायर होटल। यहाँ एक नई लेडी वर्कर अपनी नौकरी का पहला दिन शुरू करती है। होटल के अंदर जाने पर उसकी मुलाकात होटल की ओनर सुकनीति से होती है। सुकनीति उसे समझाती है दूसरे फ्लोर को साफ करने को और बार बार ये बात समझाती है तीसरे फ्लोर पे मत जाना, वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है तो ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेडी वर्कर ने हाँ तो कर दी, पर उसके मन में तीसरे फ्लोर के लिए एक अजीब सी जानने की इच्छा थी और यहीं से शुरू होती है उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। अब नेक्स्ट सीन में लेडी वर्कर जब दूसरे फ्लोर को साफ कर रही होती है तो उसे तीसरे फ्लोर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। मना करने के बावजूद जानने की इच्छुक के कारण वो तीसरे फ्लोर पर चली जाती है। वहाँ जाकर वो कॉरिडोर के दरवाजे को खोल देती है और आवाज का पीछा करते करते एक अजीब कमरे के सामने पहुँचती है। ये कमरा सबसे अलग था। इसके दरवाजे पर होटल का नंबर भी नहीं लिखा था और रोने की आवाज इसी कमरे से आ रही थी। सच जानने के लिए लेडी वर्कर उस दरवाजे को खोल देती है। अंदर एक औरत बैठी थी जो पूरी सफेद थी। उसकी स्किन, उसके बाल, सब कुछ सफेद। जब उसने लेडी वर्कर को देखा तो रोना तुरंत बंद कर दिया और एक अजीब लाइन बोली, 3 नाइट्स एंड माइट नाइट। ये लाइन सुनते ही लेडी वर्कर घबरा गई और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग गई। अब ये 3 नाइट्स एंड माइट नाइट का मतलब क्या था ये समझना जरूरी था, जो आगे पता चलेगा। तीसरे दिन लेडी वर्कर अपनी बेटी को कहती है, जब से मैंने उस सफेद रंग की लड़की को देखा है मेरे साथ अजीब चीजें हो रही हैं। हमारे पड़ोस का एक आदमी अपने पाँव में स्क्रू ड्राइवर घुसा बैठा, मेरी आंटी ने अपनी जान दे दी और हमारी बिल्ली बिना किसी वजह के मर गई। ये सब चीजें मुझे अजीब लग रही हैं और लगता है जैसे सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर बेटी कहती है, मॉम ये सिर्फ आपका वहम है। पड़ोस के जो आदमी ने अपने पाँव में स्क्रू ड्राइवर घुसा लिया वो तो पहले से ही मेंटली अनस्टेबल है। आपकी आंटी जो थी वो मेंटल हॉस्पिटल में काफी टाइम से एडमिट थी और उन्होंने अपनी दिमागी हालत की वजह से जान दे दी थी। और जो बिल्ली थी वो पहले ही काफी बुरी हो चुकी थी, उसकी मौत तो तय थी। बेटी ने समझाया, अब बस चिल करो और अगर डर लगता है तो सोने से पहले दुआ कर लिया करो। लेडी वर्कर ने बेटी की बात सुन तो ली लेकिन दिल से उसका डर अभी तक गया नहीं था। बेटी के चले जाने के बाद वो अपने रूम में गई और दुआ करने लगी। जब लेडी वर्कर दुआ कर रही होती है तभी हम देखते हैं कि वही सफेद लड़की एक मिरर के अंदर से बाहर आती है। वो सफेद लड़की धीरे धीरे लेडी वर्कर के पीछे चलती है लेकिन लेडी वर्कर उसे नहीं देख पाती। जैसे ही रात के 12 बजते हैं सफेद लड़की उसके कमरे में जाती है और बिना किसी रहम के उसकी पूरी स्किन को खींचकर अलग कर देती है। लेडी वर्कर के चीखने की आवाज सुनकर उसकी बेटी वहां पहुंचती है। अपनी माँ की हालत देखकर वो डर से कांप जाती हैं और जोर जोर से चीखने और रोने लगती हैं। इसके साथ ये सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 बहनों को दिखाए जाते हैं। जो बड़ी बहन का नाम रायना होता है और छोटी बहन का नाम आनिया। उनके पिता के निधन के बाद दोनों अपने दादा और दादी के पास जा रही होती हैं, जो किसी और जगह नहीं बल्कि एम्बायर होटल में रहते हैं। एम्बायर होटल उनके पिता की आखिरी निशानी थी, इसीलिए दोनों बहनें वहाँ रहने और होटल को संभालने का फैसला करती हैं। जब वो होटल पहुँचती हैं तो उनके दादा दादी सुकनीति और प्रकाश उनका स्वागत बड़े प्यार से करते हैं। सभी एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। खास बात तब होती है जब सुकनीति रायना को कुछ पेपर्स और होटल के रिकॉर्ड्स देती हैं। वो कहती हैं, अब तुम्हें ये होटल संभालना होगा क्योंकि ये तुम्हारे पिता का सपना था। रायना बिना किसी झिझक के मान जाती है क्योंकि उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, अपनी छोटी बहन आनिया का खर्चा और उसकी कॉलेज फीस संभालने की। अब रायना होटल के ऑपरेशंस समझने लगती हैं लेकिन उस अभी तक तीसरे फ्लोर और उस सफेद लड़की के श्राप के बारे में कुछ नहीं पता होता। सुकनीति ने रायना और आनिया को एक बात साफ तौर पर समझा दी, होटल में तुम दोनों कहीं भी जा सकती हो लेकिन तीसरे फ्लोर पर जाना सख्त मना है। वहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है और कामगारों की छुट्टी है, इसलिए वहाँ जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। उसके बाद रायना ने अपनी छोटी बहन आनिया का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। जब वो उसे स्कूल छोड़कर वापस जा रही होती है तभी उसकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त कबीर से होती है, जो उसका पहले काफी अच्छा दोस्त और पसंद भी था। कबीर एक रिपोर्टर था और अब भी रायना के लिए एक खास जगह रखता था। उसने रायना से कहा, अपना ध्यान रखना रायना, मैं एक केस की तहकीकात कर रहा हूँ, एक ऐसी औरत की मौत का जो काफी खौफनाक तरीके से हुई थी। रायना शॉक्ड हो गई और उसने पूछा, कौन औरत और क्यों? तब कबीर ने जवाब दिया, वो औरत
अंबेर होटल में काम करती थी और मुझे लगता है कि उसकी मौत के पीछे कोई बड़ी बात छुपी है। आज मैं उस जगह जाने वाला हूँ जहाँ वो काम करती थी, शायद मुझे कोई एविडेंस मिले। ये सुनते ही रायना एकदम से शॉक में आ गई, क्योंकि अंबेर होटल उनका ही होटल था और ये बात उसके लिए नहीं थी। सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब उसे समझ आया कि उसकी दादी सुकनीति ने इस मौत के बारे में उसे छुपाया था। रायना ने डिसाइड किया कि वो कबीर के साथ जाएगी अंबेर होटल। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि वो इस केस की सच्चाई समझेंगे और साथ ही उस तीसरे फ्लोर के मिस्ट्री भी सुलझाएंगे। कबीर, जो अब अंबेर होटल में रुकने का फैसला कर चुका था, उसके बाद सुकनीति से पूछता है, ये लेडी वर्कर यहाँ कब से काम कर रही थी? सुकनीति जवाब देती है, बेटा वो सिर्फ कुछ दिनों से ही यहाँ काम कर रही थी, पर हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। इस जवाब के बाद कबीर और पक्का इरादा कर लेता है कि वो ये केस सुलझा कर ही रहेगा, इसलिए वो अंबेर होटल में रुकता है और सभी चीजें और क्लोजली ऑब्जर्व करने लगता है। दूसरी तरफ रायना अपने दादा और दादी से नाराज हो जाती है। वो उनसे कहती है, आप लोगों ने हमें इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया? तब सुकनीति प्यार से समझाती है, मेरी बच्ची, तुमने अभी अपने पिता के निधन का दुख सहा है, हम नहीं चाहते थे कि तुम और ज्यादा परेशान हो जाओ। रायना की बहन आनिया उस रात को प्रार्थना कर रही होती है। वो रायना से भी कहती है, दीदी भगवान में विश्वास रखो और प्रार्थना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रायना अपने रूम के बाहर खड़ी होती है, तभी उसकी नजर तीसरे फ्लोर के एक कमरे की जलती लाइट पर पड़ती है। वो सोचती है, ये कैसे हो सकता है, जब यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं तो लाइट कैसे ऑन हुई। वो तीसरे फ्लोर जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो कॉरिडोर के दरवाजे के पास पहुँचती है, उसे याद आता है कि ये लॉक है, लेकिन चिंता के चलते वो ताला तोड़कर अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई देती है। ये वही रूम था जिसमें किसी भी डोर नंबर का साइन नहीं था। रायना रोने की आवाज का पीछा करती है और डोर खुलती है। दरवाजा खुलते ही उसके सामने वही सफेद लड़के बैठी होती है। लड़की रायना को देखकर वही लाइन बोलती है, 3 नाइट्स एंड माइट नाइट। रायना के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो समझने की कोशिश करती है ये लाइन का क्या मतलब है। रायना ने उस रात अपनी चिंता को दबा दिया और चुपचाप तीसरे फ्लोर से निकल गई। उसका मन लगातार उस लड़की के बोलने वाले वर्ड्स 3 नाइट्स एंड माइट नाइट के बारे में सोच रही थी। अगले सुबह जब वो अपनी बहन आनिया को स्कूल ड्रॉप करने गई, तो उसके कार के शीशे पर एक अजीब लाइन लिखी दिखी, द फर्स्ट डे। पर जैसे ही वो ध्यान से पढ़ती है, वो लाइन गायब हो गई। ये चीज रायना को और ज्यादा परेशान कर देती है। इस चक्कर में वो घर लौटकर सुकनीति से बात करती है। रायना ने सुकनीति से पूछा, ये 3 नाइट्स एंड माइट नाइट का क्या मतलब है और तीसरे फ्लोर का रेनोवेशन कौन सा काम हो रहा है? लास्ट नाइट में वहाँ गई थी, एक रूम में एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। मैं चेक करने गई कि गैस ठीक है या नहीं। ये सुनते ही सुकनीति का चेहरा लाल हो गया, जैसे ही उसके अंदर कोई बड़ी बात छुपी हो जो वो शेयर नहीं करना चाहती थी। रायना का दिमाग में अब और भी सवाल उठने लगते हैं। अगर कोई गेस्ट वहाँ रह रहा था तो सुकनीति ने क्यों कहा कि तीसरा फ्लोर रेनोवेशन के लिए बंद है, और अगर रेनोवेशन का काम हो रहा है तो वहाँ जलती हुई लैंप और एक लड़के की आवाज कैसे हो सकती है? सुकनीति के रिएक्शन से रायना समझ गई कि कुछ तो बड़ी बात है जो उसके दादा दादी उसे छुपा रहे हैं। सुकनीति अपने मन में सोचती है, रायना ने वहाँ जाकर बड़ी गलती कर दी है। तीसरे फ्लोर का राज उससे दूर ही रहना चाहिए था। के बाद फोन का घंटी बजती है। रायना ने रूम का फोन उठाया तो उस फोन की दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जो सिर्फ एक लाइन बोलती है, 3 नाइट्स एंड माइट नाइट। ये सुनते ही रायना की हालत बिगड़ने लगती है, पर वो खुद को संभालती है और सोचती है, क्या ये मेरा वहम है या इस रूम में सच में कुछ गलत हो रहा है? रायना दोबारा बाथरूम की तरफ जाती है और देखने की कोशिश करती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। इस बार बाथरूम के शीशे पर लिखा होता है, लीव नाउ। रायना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत रूम से निकल जाती है और सुकनीति के पास जाती है। रायना ने गुस्से में सुकनीति से पूछा, दादी मुझे अब सच बताइए, ये होटल में क्या हो रहा है? ये आवाज, ये डेथ, ये सब क्या है? पर सुकनीति अब भी चुप थी, जैसे वो कुछ नहीं कहना चाहती थी। इसी बीच होटल के बाहर पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। रिपोर्टर भी पुलिस के साथ जाकर होटल के अलग अलग रूम्स का इंस्पेक्शन करता है। उसके बाद सुकनीति और उसके हस्बैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो मजबूर होकर सारी बातें बताते हैं और कहते हैं वो वर्कर तीसरे फ्लोर के एक खास कमरे में काम कर रहा था जो काफी दिनों से बंद था। रिनोवेशन के दौरान उसने गलती से उस कमरे को खोल दिया। जब वो अंदर गया तो उसने एक अजीब औरत देखा, पूरी सफेद रेड आँखों के साथ, जो काफी गुस्से में थी। उस औरत ने उस वर्कर पर हमला कर दिया। वर्कर की लाश उसी कमरे में मिला, लेकिन वो हादसा बाहर किसी को नहीं पता चलने दिया गया। सुकनीति के हस्बैंड ने कहा, उस दिन के बाद हमने तीसरे फ्लोर को परमानेंटली बंद कर दिया और सब
उससे ये बात छुपाई। उन्होंने ये भी बताया कि उस सफेद लड़की का सच ये था कि वो एक भूत है जो इस होटल के एक पुराने गेस्ट की बेटी थी। उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और तब से उसका आत्मा ये जगह छोड़कर नहीं गई। सुकनीति के हस्बैंड ने कहा, हमने कई बार पंडित और बाबा बुलवाए पर वो भूत इतनी शक्तिशाली है कि उससे कोई होटल से हटा नहीं सकता, और जो भी उस कमरे में गया उसने अपनी जान खो दी। ये सब सुनकर रायना और रिपोर्टर दोनों शौक में आ गए। सुकनीति और उनके पति बताते हैं कि उन्होंने कई तांत्रिक बुलवाए जो उन्हें भूत को होटल से निकालने के लिए मदद करे, लेकिन जब भी कोई तीसरे फ्लोर के उस कमरे के पास जाता तो या तो उसका दिमाग खराब हो जाता या उसकी मौत हो जाती। उन्होंने बताया कि तीसरे दिन के मध्य रात वो सफेद लड़की हमेशा किसी की जान लेती है। ये 3 नाइट्स एंड माइट नाइट्स का मतलब ये है कि जो भी उस लड़की को देखता है उसके साथ पहले 2-3 दिन तक अजीब घटनाएं होती हैं और तीसरी रात को रात के 12 बजे उसकी मौत हो जाती है। सुकनीति के हस्बैंड बताते हैं जो वर्कर के साथ हुआ वो एक खौफनाक था। वो सफेद लड़की उसकी गर्दन तोड़कर उसका सर अलग कर गई थी और उसके बाद हमने उस कमरे को परमानेंटली लॉक कर दिया। उन्होंने ये भी कहा, हमारी मजबूरी थी कि हम इस होटल को चलाएं क्योंकि यह हमारे गुजर बसर का आखिरी जरिया था, लेकिन हमने कभी किसी को तीसरे फ्लोर के पास जाने नहीं दिया ताकि वो लड़की और लोगों की जान न ले। रायना और रिपोर्टर को अब ये समझ आ गया था कि यहाँ किसी बड़ी शक्ति का राज छुपा है। उसके बाद रायना और रिपोर्टर एक समन के पास जाते हैं जो पहले इस होटल में तीसरे फ्लोर को सील कर चुका था। समन उन्हें लड़की के बारे में सच बताता है। ये सफेद लड़की इस होटल की एक मेहमान थी। वो रूम शुरू से उसका था, मतलब उस भूत को वहाँ से हटा पाना इम्पॉसिबल था। इसी वजह से पूरा 3rd फ्लोर बंद कर दिया गया था और किसी को भी वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही उस लेडी वर्कर ने उस रूम का दरवाजा खोला तब से अजीब चीजें शुरू हो गई। रायना और रिपोर्टर ये सब सुनकर काफी टेंशन में आ गए, लेकिन रायना अपने बारे में सोचने के बजाय अपनी बहन की चिंता करने लगी। उसने कहा, हमें उसे किसी तरह रोकना होगा, वो रूम के पास बिल्कुल नहीं जा सकती। वही दूसरी तरफ रायना की बहन स्कूल में दिखाई जाती है। जब वो लैब में कुछ इक्विपमेंट लेने गई तो उसने भी अजीब सी आवाजें सुनी और फिर एक स्टैचू जो वहाँ रखा था अचानक से जिंदा हो गया। वो इधर उधर चलने लगा और एक सीजर उठाकर रायना की बहन की तरफ बढ़ने लगा। एक भयानक आवाज बार बार बोल रही थी, जब तुम मरोगी तो वही दर्द महसूस करोगी जो उस सफेद लड़की ने महसूस किया। ये सब देख कर रायना की बहन डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर भाग गई। उसकी चीखें सुनकर वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। जब उसने अपने टीचर को सब बताया कि अंदर स्टेचू मूव कर रहे हैं तो टीचर चेक करने अंदर गए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, हर चीज अपनी जगह पर थी। डर के मारे रायना की बहन घर वापस आ गई। वहाँ रायना ने उसे सबसे पहले एक सवाल पूछा, क्या तू 3rd फ्लोर के रूम में गई थी? उसकी बहन ने थोड़ा हेजिटेशन के साथ बोला, हाँ, मैंने भी उस रूम से रोने की आवाज सुनी थी तो चेक करने चली गई। वहाँ एक सफेद लड़की बैठी थी, उसने मुझे बोला 3 नाइट्स एंड माइट नाइट। ये सुनकर रायना को समझ आ गया कि अब इन दोनों बहनों के पास सिर्फ 3 रातों का वक्त बचा है। सच्चाई जानने के लिए रायना और रिपोर्टर उस समन के पास जाने का फैसला करते हैं। समन ने कहा कि वह सफेद लड़की जरूर कुछ छुपा के बैठी है, इसलिए वो अपनी मौत के बाद भी इस दुनिया में अटकी हुई है। अगर सच्चाई पता करनी है तो सबसे पहले उस लड़की का नाम जानना पड़ेगा। उसके नाम के जरिए ही उसके भूत से बात की जा सकती है। रायना और रिपोर्टर मिलकर लड़की के नाम के बारे में सोचने लगे। तब रायना को याद आया कि उनके पापा ने कहा था, मेरे दिल में काफी राज हैं जो मैं अपनी नोवेल में लिखता हूँ। इसी वजह से रायना ने अपने पापा की नोवेल सबको पढ़ने दी, क्योंकि उससे यकीन था कि उसमें कहीं न कहीं उस सफेद लड़की का या इस होटल के पास्ट के बारे में कुछ जरूर लिखा होगा। लेकिन नोवेल से कुछ भी नहीं मिला। इस बात से रायना काफी उदास हो गई। फिर उसने अकेले ही उस रूम में जाकर चेक करने का फैसला किया, क्योंकि उसका मन कह रहा था कि कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, रिपोर्टर और उसकी बहन भी वहाँ आ गई। उन्होंने रायना को रूम के अंदर जाने से रोका, क्योंकि उनका कहना था कि अंदर जाने से उसकी जान खतरे में आ सकती है। रायना ने उनसे कहा, देखो, अगर हम कुछ नहीं करते तो तीसरी रात को रात के 12 बजे हमें वैसे ही मरना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो शायद बचने का एक रास्ता मिल जाए। ये सुनकर रायना और उसकी बहन रूम के अंदर चले गए, जबकि रिपोर्टर बाहर ही खड़ा रहा। रायना और उसकी बहन अलग अलग हो गए और हर जगह एविडेंस ढूंढने लगे। तभी रायना की नजर एक सूखे सफेद फूल पर पड़ी। उसकी बहन बाथरूम में गई चेक करने, जहाँ उसने मिरर में उस लड़के का भूत देखा जो उसे डरा रहा था। वहीं रायना बेड के नीचे देखती है और एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जिस पर एंजल लिखा होता है। रायना ने वो पेपर अपने पास रखा और अपनी बहन को दिखाने के लिए जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी उसने देखा कि उसकी बहन पजेस्ट है, मतलब उस सफेद लड़की की आत्मा उसके शरीर में घुस चुकी थी। रायना अपनी बहन को होश में लाने की कोशिश करती है,
हैं, लेकिन अब उसकी बहन के सर पर एक अलग ही चेहरा था। वो एकदम क्रीपी लग रही थी। उसने रायना पर हमला कर दिया, उसका सर दीवार पर मार दिया और फिर दीवार पर चढ़ने लगी। उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि रायना भी एक मोमेंट के लिए घबरा गई। उसके चीखने की आवाज सुनकर रिपोर्टर भी अंदर आ गया। वो किसी तरह से उस पोजीशन से आनिया को बाहर लाता है, लेकिन इस प्रोसेस में खुद काफी चोट खा लेता है। अब रायना की बहन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि सफेद लड़की का भूत उनके सामने खड़ा था। वो फिर से वही बात बोलती है, 3 नाइट्स एंड ए मिडनाइट। इसके बाद रिपोर्टर आनिया और रायना को बचाने के चक्कर में अब उसको भी श्राप लग गया था, क्योंकि वो भी उस रूम के अंदर आ गया था। ये देखते ही तीनों वहाँ से भाग निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा कि रात के 12 बज चुके हैं। मतलब रायना और उसके बहन के लिए दूसरी रात शुरू हो चुकी थी और रिपोर्टर के लिए ये पहला दिन था। अब तीनों अपनी जिंदगी के लिए परेशान होने लगे। रायना रिपोर्टर से कहती है, मुझे लगता है कि वो रूम उस लड़की का था, मतलब वो वहीं रहती थी। शायद डैड उससे जानते थे और रहने के लिए जगह देती। तभी रायना रिपोर्टर को वो पेपर का टुकड़ा दिखाती है जो उसने रूम के अंदर बेड के नीचे से निकाला था। ये देखकर उनके दादा दादी सुकनीति और उनके पति भी अपने साथ वैसा ही एक टुकड़ा लाते हैं जो उन्होंने हर रूम के बेड के नीचे से पाया था। होटल के हर एक कमरे में एक जैसे कागज के टुकड़े पाए जाने वाले, जो असल में एक लेटर के हिस्से थे। ये टुकड़े जैसे जैसे जोड़े गए, एक लड़की का नाम सामने आया, जस्मीन। जस्मीन वही सफेद लड़की थी जो रायना के पापा के बारे में लिख रही थी। लेटर में उसने लिखा था कि उसने रायना के पापा से पहली बार जंगल में एक देवदार के पेड़ के पास मुलाकात की थी। वो मुलाकात उसके लिए बहुत खास थी, क्योंकि उसके बाद उसने रायना के पापा के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। लेटर में जस्मीन ने ये भी लिखा था कि वो हमेशा उसी जंगल में उन देवदार के पेड़ों के पास रायना के पापा के साथ मिला करती थी और उसने रायना के पापा को एंजल कहकर बुलाया था। ये बात सुनकर रायना और रिपोर्टर को समझ आ गया कि उन्हें अब उस जंगल में जाकर सुराग ढूंढने की जरूरत है। वो दोनों पास के जंगल में देवदार के पेड़ों को ढूंढने निकल पड़े। जल्द ही उन्हें वो जगह मिल गई, क्योंकि वहाँ देवदार के पेड़ों के साथ बहुत सारे सफेद फूल भी खिले हुए थे। ये वही जगह थी जहाँ रायना के पापा और जस्मीन मिला करते थे। जगह पर पहुंचकर रायना को और यादें ताजा होने लगी। लेटर में लिखे निर्देशों के अनुसार वो उत्तर दिशा में बढ़ने लगे। चलते चलते वे एक नदी के पास पहुँचे, जहाँ उन्हें एक नाविक मिला। उन्होंने उस नाविक से पूछा कि ये सफेद फूल आखिर कहाँ से आते हैं, यानी उनका असली स्रोत कहाँ है, क्योंकि ये मुमकिन था कि जस्मीन उसी जगह से आई हो। उसके बाद बोटमैन ने बताया कि वो सफेद फूल हमारे गांव में उगते हैं। हमारे गांव का नाम व्हाइट फ्लावर विलेज है। ये सुनकर रायना और रिपोर्टर को थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि वे सच के बहुत करीब हैं। इसलिए उन्होंने बोटमैन से मदद मांगी और कहा कि उन्हें गाँव के सरपंच से मिलना है, क्योंकि उन्हें उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी। बोटमैन ने उनकी मदद की और उन्हें सरपंच के घर तक पहुंचा दिया। जब रायना और रिपोर्टर सरपंच से बात करने लगे तो सरपंच ने होटल में हुई मौतों के बारे में बताया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सफेद लड़की जस्मीन का जिक्र किया, जो पूरी तरह से सफेद थी और जिसकी आंखें लाल थी, सरपंच बहुत डर गया। उसे ये सुनकर घबराहट हुई और उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। उनसे कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अब बाहर बारिश हो रही थी और रायना और रिपोर्टर नदी पार नहीं कर पा रहे थे। बोटमैन ने कहा, आज रात आप मेरे घर रह सकते हैं। घर के अंदर आने के बाद रायना बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसे यहाँ कोई सुराग नहीं मिला था और अब उनके पास सिर्फ एक दिन का समय था। रायना ने रिपोर्टर से कहा, जब मेरी माँ बीमार पड़ी थी और मेरे पापा को कैंसर हो गया था तो मैंने बहुत दुआ की थी, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरी मदद नहीं की और उसने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। लेकिन सब कुछ भूलकर जब मैं यहाँ रहने आई तो मुझे यहाँ भी अपनी और अपनी बहन की मौत देखनी पड़ी। ये कहकर रायना रो पड़ी और कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान मुझसे क्या करवा रहा है। तब रिपोर्टर ने रायना को समझाया, देखो, अगर आज तुम्हारे साथ बुरी घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि भगवान तुम्हें आने वाले कठिन समय के लिए तैयार कर रहा है, ताकि जब भी तुम भविष्य में किसी मुसीबत में फंसो तो हार मत मानना, भगवान पर विश्वास रखो और उससे दुआ करो। तभी वो दोनों सरपंच और उसकी पत्नी के बीच बहस की आवाजें सुनते हैं। ये सुनकर रिपोर्टर को शक हुआ कि सरपंच की पत्नी जरूर कुछ जानती है और वो इसे छुपा रही है। ये एक नया मोड़ था, क्योंकि जब उन्हें ये लगता था कि सरपंच की पत्नी इस रहस्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी छिपा रही थी। जब रायना और रिपोर्टर सरपंच की पत्नी से बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि सरपंच की पत्नी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। इसी वजह से उन्होंने चुपके से सरपंच के घर में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने सफेद लड़की जस्मीन की एक पेंटिंग देखी। तभी सरपंच की पत्नी ने उन्हें बताया कि वास्तव में ये लड़की उनकी बेटी है। ये सुनकर रायना और रिपोर्टर ने नाविक
नाविक और सरपंच की पत्नी से पूरी सच्चाई बताने को कहा। नाविक ने बताया कि उस सफेद लड़की का असली नाम मैन्योर था। उसका जन्म आधी रात को सरपंच के घर में हुआ था, लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर यहाँ तक कि उसके बाल और त्वचा भी सफेद थे। इसी कारण उसका नाम उन सफेद फूलों पर रखा गया जिनके नाम पर गांव का नाम भी रखा गया था। मैन्योर की अजीब दिखावट के कारण गांव के लोग उसे परेशान करते थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसे शैतान कहते थे। उसके पिता यानी सरपंच उसे पीटते थे और कमरे में बंद कर देते थे, क्योंकि उसकी वजह से गांव में उनकी प्रतिष्ठा घट रही थी। इस सब के कारण मैन्योर अकेली रहने लगी। वह अपने मन में खेल बनाती थी, खुद के साथ खेलती और नाचती थी। लेकिन जैसे ही वो 20 साल की हुई, वो घर से भाग गई और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ चली गई। ये सच्चाई जानने के बाद रायना और रिपोर्टर होटल लौट आए। जब उन्हें मैन्योर का असली नाम पता चल गया था तो उन्होंने होटल में समन को बुलाया। समन ने मैन्योर की आत्मा को उसके नाम से बुलाया और उससे बात। समन ने उन्हें बताया कि जब मैन्योर अपने घर से भागी तो वो उन्हें देवदार के पेड़ों के वाले जंगल में गई, जहाँ उसने पहली बार रायना के पिता से मुलाकात। रायना के पिता ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसकी मदद की और अपने होटल में उसे रहने के लिए एक कमरा भी दिया। इतना ही नहीं, रायना के पिता ने अपनी माँ के सारे गहने मैन्योर को दे दिए थे। रायना के डैड के पास उनके पेरेंट्स की यादों के अलावा और कोई नहीं था और जब से उन्होंने मैन्योर को अपना सबसे करीब माना तो उन्होंने अपना सब कुछ उसे दे दिया। ये देखकर मैन्योर को पहली बार लगा कि कोई उसे चेहरे को इग्नोर करके उसके करीब आया है। दोनों होटल में साथ रहने लगे और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। रायना के डैड ने कभी मैन्योर को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अलग है। इस वजह से मैन्योर ने भी ये भूल गई कि वो बाकी लोगों से अलग है। लेकिन एक दिन रायना के डैड को अपने काम के लिए जकार्ता जाना पड़ा। मैन्योर होटल में ही रुक गई उनका इंतजार करते हुए। उसके बाद मैन्योर ने रायना के डैड के लिए एक पजल गेम बनाया। उसने एक लेटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और होटल के हर रूम के बेड के नीचे रख दिया। दिन गुजरते गए पर रायना के डैड वापस नहीं आए। आखिर मैन्योर ने खुद जकार्ता जाके उन्हें ढूंढने का फैसला किया। वहाँ जाके उसने देखा कि रायना के डैड एक और लड़की के साथ हैं। वो सिर्फ एंगेज्ड ही नहीं थे बल्कि वो लड़की उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये देखकर मैन्योर का दिल पूरी तरह से टूट गया। दिल टूटने के बाद वो वापस होटल आई, लेकिन अंदर से बिल्कुल बिखर चुकी थी। उसे लगा कि रायना के डैड ने उसका विश्वास तोड़ा और उसे वही महसूस करवा दिया जो लोग उसके चेहरे को देखकर महसूस करते थे कि वो अलग है, अनवर्ती है और कभी किसी के लायक नहीं बनेगी। इस दर्द से परेशान होकर उसने अपने आप को सजा देना शुरू कर दिया। वो अपने शरीर की स्किन को एक नाइफ से अलग करने लगी। 3 दिन तक ये टॉर्चर चलता रहा और तीसरी रात मिडनाइट के टाइम उसकी मौत हो गई। ये सच सुन के रायना और रिपोर्टर बहुत सैड और स्कैर्ड फील करते हैं। उन्होंने समन से पूछा, हम ये सब कैसे ठीक करें? समन ने उन्हें समझाया, मैन्योर की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम उसका टूटा हुआ दिल जोड़ दोगे। तुम्हें उसकी डेड बॉडी ढूंढनी पड़ेगी और उसका कनेक्शन किसी ऐसी चीज से करना पड़ेगा जो लाइफ को रिप्रेजेंट करे, तभी वो माफी दे पाएगी और चैन मिलेगा। रायना और रिपोर्टर कंफ्यूज थे। उन्होंने समन से पूछा, लेकिन हम ये कैसे करेंगे और शुरू कहाँ से करें? तभी मैन्योर की आत्मा ने समन पर अटैक कर दिया। उसने उसका गला पकड़ लिया और उसका सर उसके शरीर से अलग कर दिया और उसे मार दिया। सीन बहुत ज्यादा डरावना था। अब उसका असली रूप देखकर रायना और रिपोर्टर भी काफी डर गए। रायना टेंशन में थी क्योंकि उनके पास सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत कम टाइम था। तभी रायना की बहन की नजर बेड के नीचे गई जहाँ उनके डैड की चीजें रखी थी। वहाँ एक किताब थी जिसमें लिखा था व्हाइट एज जस्मीन। ये किताब पढ़ते ही उन्हें पता चला कि असल में रायना के डैड जकार्ता किसी मीटिंग के लिए नहीं गए थे बल्कि वो मैन्योर को शादी के लिए प्रपोज करने गए थे। वो उसके लिए एक व्हाइट फ्लावर का रिंग बनवाने गए थे ताकि जब वो वापस आए तो मैन्योर को सरप्राइज देके बता सके कि वो उससे कितना प्यार करते हैं और फिर दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जब वो रिंग खरीद कर शॉप से बाहर निकल रहे थे तब उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के कारण उनके ब्रेन में डीप इंजरी हुई जिस वजह से उनकी मेमोरी चली गई। जो कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी वो सुकनी थी और उसके हस्बैंड की थी। मतलब रायना के डैड उनका असली बेटा नहीं था। सुकनी थी और उसके हस्बैंड ने सिर्फ उन्हें अडॉप्ट किया था और अपना नाम और पहचान दी थी। लेकिन एक दिन रायना के डैड को सब कुछ याद आने लगा कि वो यहाँ आखिर क्यों आए थे। तभी वो जल्दी से होटल वापस लौट आए क्योंकि वो भी मैन्योर से बहुत प्यार करते थे। लेकिन तब तक मैन्योर का शरीर एकदम खराब हो चुका था। उसकी बॉडी पूरी तरह से गल चुकी थी। ये देखकर रायना के डैड बहुत ज्यादा उदास हो गए और हमेशा यही सोचते रहते थे कि काश मैंने मैन्योर को सब कुछ पहले ही बता दिया होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ। अगर ऐसा होता तो आज मैन्योर ने अपने साथ ये सब नहीं किया होता। वो दोनों साथ होते, शादी कर चुके होते। लेकिन अब जब मैन्योर मर चुकी थी, सब खत्म हो गया था। इसी वजह से रायना के डैड ने उसे
उसकी बॉडी होटल के बेसमेंट के एक टोनेल में दफन कर दी ताकि वो आजाद हो सके। उसकी कब्र पर उन्होंने उसी सफेद फूल के रिंग की तस्वीर बनाई जो उन्होंने मैन्योर के लिए बनवाई थी ताकि मैन्योर की आत्मा शांति पा सके, और उसकी कब्र हमेशा उस जगह पर थी जहाँ उन्होंने मैन्योर के साथ इतनी सारी खूबसूरत यादें बनाई थी। इसके बाद रायना के डैड हमेशा के लिए होटल छोड़कर चले गए क्योंकि वो इस दुख के साथ वहाँ नहीं रह सकते थे। ये सब देखकर रायना और उसकी बहन को समझ आया कि इसका मतलब है डैड ने मैन्योर के साथ कभी धोखा नहीं किया था। वो तो उससे इतना ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन सच पता चलने से पहले ही मैन्योर मर गई थी। अब उन्हें किसी तरह मैन्योर को सच बताना था। तभी उन्हें समन की बात याद आई कि उन्हें मैन्योर के बॉडी को किसी ऐसी चीज के साथ कनेक्ट करना होगा जो एक लिविंग थिंग का काम कर सके। अब ये रिंग ही एक लिविंग थिंग की तरह काम करने वाली थी जिसे वो मैन्योर के बॉडी के साथ कनेक्ट करके उसका टूटा हुआ दिल जोड़ सके। इससे मैन्योर को भी पता चल जाता कि रायना के डैड उसे कितना ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने कभी धोखा नहीं दिया था। इसके बाद रायना और रिपोर्टर होटल के बेसमेंट में चले गए। वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड थे ताकि टोनेल के अंदर मैन्योर की कब्र को ढूंढ सके। फिर वो टोनेल में अलग अलग जाने लगते हैं और मैन्योर के बॉडी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी मैन्योर की आत्मा भी वहाँ आ जाती है क्योंकि वो उन्हें ये काम आसानी से करने नहीं देना चाहती थी। वो रिपोर्टर को अपने कब्जे में ले लेती हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट हो। रिपोर्टर के थ्रू वो रायना को गलत रास्ते पर भेजती हैं, लेकिन रोजल रायना समझ जाती है कि रिपोर्टर पजेस्ट है। अगले ही मोमेंट रिपोर्टर रायना पर अटैक करता है। रायना बड़ी मुश्किल से उसे बचकर भागती है। अपने डिफेंस में रायना रिपोर्टर पर अटैक कर देती है और उसे इंजोर्ड कर देती है ताकि अगर मैन्योर उसे पजेस करे तो भी वो रायना के पास न आ सके। इसके बाद रायना फिर से कब्र को ढूंढने लगती है। रायना टेंशन में थी क्योंकि अब उसके पास बहुत कम टाइम बचा था। 12 बजे होने ही वाले थे। तभी रायना को अपने बैग में अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर का एक लेटर मिलता है। हे रायना, अगर तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे तो तुम भगवान से प्रार्थना करो। देखो फिर वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि वो आखिरी रास्ता है जो हमेशा मदद करता है। इसीलिए रायना रोना शुरू कर देती है और भगवान से प्रार्थना करती है। वहीं रायना की बहन भी अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ प्रार्थना कर रही थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकते हैं। और यही होता है क्योंकि थोड़ा चलने के बाद रायना वो कब्र मिल जाती है जिसे रायना ने खोदने लगती है। कुछ देर बाद उसे मैन्योर का स्केलेटन मिलता है, लेकिन जैसे ही रायना उस रिंग को मैन्योर के हाथ में डालने जा रही होती है और जिस रिपोर्टर वहाँ आ जाता है वो रायना पर अटैक करता है। रायना अपनी जान पर खेलकर किसी तरह से वो रिंग मैन्योर के हाथ में डाल देती है, जिसकी वजह से उसका स्केलेटन और लिविंग थिंग यानी कि वो एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे ही ये होता है मैन्योर को पूरा सच पता चल जाता है। उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वो अब वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रायना और रिपोर्टर टनल के बाहर से आ जाते हैं। वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं क्योंकि सबको लगता है कि हमें मिलकर सब कुछ फाइनली ठीक कर दिया। रायना और रिपोर्टर जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सब कुछ पुलिस को बता देते हैं। फिर रिपोर्टर रायना से बात करने आता है। वो कहता है मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। रायना भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और हाँ कह देती है। रिपोर्टर अभी भी उस होटल में था और वो रायना से फोन पर बात कर रहा था कि कल हम अपनी शादी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब जैसे ही रिपोर्टर ने फोन स्विच ऑफ किया फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर मैन्योर की आत्मा शीशा से बाहर आती है। इस वक्त रात के 12 बजे थे। रिपोर्टर की 3 रातें पूरी हो चुकी थी और ये था मिडनाइट का वक्त, इसलिए मैन्योर उसके पूरे शरीर से स्किन निकाल देती है और बहुत दर्द के साथ जान ले लेती है। फिर अगले दिन रायना रिपोर्टर को सोने से जगाने की कोशिश की तो वो रिपोर्टर की हालत देखकर बहुत डर गई। वो उदास भी हो गई थी और आंसू भी बहने लगती हैं। वो बहुत चिंतित थी क्योंकि उसे लग रहा था कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया था और मैन्योर भी चली गई थी, पर असल में कुछ भी ऐसा नहीं था। पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ गई थी जो रिपोर्टर का डेड बॉडी ले जा रही थी। रायना और उसकी बहन छत पर खड़े होकर ये सब देख रही थी। यहाँ रायना अपनी बहन से पूछती है कि अगर मैन्योर ने रिपोर्टर को मार दिया तो हमें क्यों नहीं मारा, हम दोनों को जिंदा क्यों छोड़ा। वो सब कुछ जानती थी, वो यहाँ इस दुनिया में क्यों रह रही है और यहाँ से क्यों नहीं गई। इस पर रायना की बहन कहती है बिल्कुल हमने उसका दिल ठीक किया है, लेकिन फिर भी मैन्योर ने वो सब नहीं भूल पाया जो उसके साथ दूसरों ने किया था। उन्होंने उसका दिल तोड़ा और उससे परेशान किया उसके शरीर की वजह से। सिर्फ हमारे डैड ही थे जो उसे सच में प्यार करते थे, बाकी सबने उसे नफरत की थी और उसे बुरी तरह से समझा था। वो यहाँ तब तक नहीं जाएगी जब तक वो उन सब से बदला नहीं ले लेती। शायद वो यहाँ इसीलिए भी रुक गई क्योंकि उसने अपनी जान उस कमरे में ली थी। जिन्होंने ऐसा किया उनका कोई जगह आखिरी दुनिया में नहीं होता, उनकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकती और वो दुनिया में अटकी रहती है। बस देखो मैन्योर यहाँ अटकी हुई है। ये सब सुन के रायना शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि मेरी बहन को ये सब कुछ कैसे पता है। फिर रायना की बहन रायना की आंखों की तरफ देखती है जो पूरी तरह से लाल हो गई थी, मतलब मैन्योर ने आनिया को पजेस्ट कर लिया था और जो कुछ भी उसने कहा वो मैन्योर की आत्मा थी जो उसे कहने के लिए कह रही थी। बाद में रायना की बहन रायना से कहती है
तुम्हारे डैड ने मुझसे सच में प्यार किया था, इसीलिए मैं तुम दोनों को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि तुम दोनों उसकी बेटियां हो। उसके बाद रायना अपनी बहन और दादा दादी के साथ होटल को हमेशा के लिए छोड़ देती है और पुलिस ने भी होटल को बिल्कुल सील कर दिया था। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।